इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। वो दिन अब दूर नहीं जब बांग्लादेश भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में कटोरा लिए फिरता रहेगा, हर किसी के आगे भीख मांगता फिरेगा। महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज में डूबकर बांग्लादेश की लुटिया डूबने लगी है। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं इन दिनों भारत के साथ सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि भारत से विरोध के चक्कर में वो अपनी खराब अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कराने में जुटा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक समय था जब बांग्लादेश एशिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है और ये रेडिकल मुसलमानों की वजह से हुआ है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कई महीनों से लड़खड़ा रही थी और अब जबकि वो भारत से दुश्मनी मोल लेने के चक्कर में कट्टरवादियों के हाथों की कठपुतली बनकर फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं, तो वो जो फैसले हैं वो सब उस पर भारी पड़ रहे हैं। बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है। बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि अगले साल जून तक इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की जो दर है वो घटकर 7% तक पहुंच जाएगी। अगले साल जून तक घटकर 7% पर पहुंचेगी तो सवाल उठता है कि ये इन्फ्लेशन रेट अभी किस पॉइंट पर है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ने बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताया है कि नवंबर 2024 यानी पिछले महीने बांग्लादेश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 11.38% पर पहुंच गई थी। अक्टूबर में यह रेट 10.87% थी। यानी बांग्लादेश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। और सुनिए, बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन रेट उससे भी ज्यादा है। यह 13.8 पर पहुंच चुका है। यानी बांग्लादेश में खाने पीने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। हालात ये हो चुके हैं कि आम बांग्लादेशियों को अपना घर चलाना, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। बांग्लादेश में दूसरी सब्जियों के दाम तो छोड़ दीजिए, आलू प्याज की कीमतें भी मिडिल क्लास परिवार की जेब काट रही हैं। बांग्लादेश में 1 किलो आलू 90 टका में बिक रहा है। सरकार ने आलू की कीमतें कंट्रोल करने के कई उपाय कर लिए, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, कई तरह के टैक्स में रिबेट दे दिए, लेकिन बांग्लादेश में आलू के दाम जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। প্রত্যেকটাতে কমতে হবে ওই রকম যদি অ্যাটিটিউড নেন তবে কিন্তু ডিফিকাল্ট। বাজার এমন একটা জিনিস, একটা কমবে একটা বাড়বে। আমরা চেষ্টা করছি যে আলুটা একটু চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে আমাদের জন্য। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर भी मान रहे हैं कि आलू के दाम कम करना चुनौती बन चुका है। लेकिन बात केवल आलू की नहीं है कंगलुओं। प्याज, सब्जियां, दालें, तेल, जिस चीज का नाम लीजिए उसके दाम लोगों के बजट के बाहर जा चुके हैं। পাবলিকে ঠকায় তা সেটা ঠিক না। এই যে দোকানদাররা ঠকায়, সরকারও ঠকায়, সবাই ঠকায়। 1 টাকার জিনিস দিয়ে 10 টাকায় বাইরে যায়, গরিব মানুষ খায় বাঁচবে কিভাবে? ইনকাম তো নাই, ইনকাম সোর্সটা তো মনে করেন নাই। আগে টাকার মান আসলে কত, আর এখন তো টাকার কোনো মূল্য নেই। 1000 টাকা ইনকাম করতে বহুত কষ্ট, কিন্তু খরচ করতে 2 মিনিটও লাগে না। কাস্টমার তো নেয় না, কাস্টমার বলে সস্তা, দাম কম, সেটা আমরা বেচতে পারি না। কাইটা বেচলে আমাদের মাছ লস হয়। और ये हालात बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से बने हुए हैं। तख्ता पलट के लिए हुई हिंसा और बवाल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ा था। इसकी वजह से भी दाम में इजाफा हुआ था। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अक्टूबर में ही बांग्लादेश के नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अंडों, रिफाइंड शुगर और एडेबल ऑयल के इंपोर्ट पर से कस्टम ड्यूटी कम कर दी थी। लेकिन आज बाजार की जो हालत है उसे देखकर यह जरा भी नहीं लगता कि कस्टम ड्यूटी कम करने का महंगाई पर कोई असर पड़ा है। अब जब बांग्लादेश के रिजर्व बैंक के गवर्नर ही कह रहे हैं कि महंगाई दर अपने जो अगले साल है वो जून में 7% पर पहुंच जाएगी, तो फिर और क्या कहा जाए। अब अगर बांग्लादेश भारत से संबंध ठीक रखता तो हो सकता है कि भारत उसे सस्ती दर पर आलू, प्याज और जो दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई है वो कर देता। वैसे भारत से बांग्लादेश एक्सपोर्ट तो अभी भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये सोचना कि भारत अपनी तरफ से टैक्सेस में डील दे, तो भाई बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि भारत सरकार किसी भी तरह के टैक्स रिबेट देने की सोच सकती है या ऐसा कोई कदम उठाने वाली है। और ये तो अभी शुरुआत है जनाब। बांग्लादेश को तो
अभी और भी बुरे दिन देखने हैं। स्टैटिस्टा का ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखिए। ये इंडिकेटर बांग्लादेश के लिए रेड सिग्नल दिखा रहा है। देखिए, इसके मुताबिक साल 2024 में बांग्लादेश में बेरोजगारी की दर 5.11% है। बांग्लादेश के 3.88 मिलियन लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, यानी उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। फाइबर टू फैशन के मुताबिक बांग्लादेश में बेरोजगारी दर साल दर साल बढ़ती जा रही है, और ये ना केवल इकॉनमी के लिए बल्कि बांग्लादेश की सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन आंकड़ों से अलग बांग्लादेश में बेरोजगारी के हालात और भी बुरे हैं। देखिए, बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की यह खबर है, कल यानी 12 दिसंबर की। हेडलाइन है, एड्रेस अनएम्प्लॉयमेंट विद प्रायोरिटी, यानी बेरोजगारी के खिलाफ प्राथमिकता से कदम उठाए जाएं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि देश में बेरोजगारी की हालत उम्मीद से भी बदतर है। इसी रिपोर्ट में बांग्लादेश सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था पर पेश किए गए व्हाइट पेपर में बताया गया है कि 2010 की तुलना में अब तक पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ चुकी है। इधर बांग्लादेश में पॉलिटिकल अनरेस्ट और मजदूरी को लेकर चल रहे घमासान की वजह से कई कंपनीज और फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो गई। कल मैंने बताया था आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में। इससे करीब 40 से 50 हजार वर्कर्स की रोजी रोटी छिन गई है। इनके आंकड़े तो अभी तक इन रिपोर्ट्स में शामिल भी नहीं किए गए हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। असल में पूरे बांग्लादेश के युवाओं को इन दिनों कट्टरवाद और इस्लामिक जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उसी के दम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट भी करवाया गया। पढ़े लिखे युवाओं को आंदोलन के नाम पर झोंक दिया गया। कहा तो गया था कि आंदोलन नौकरी में आरक्षण के खिलाफ किया गया, लेकिन उसका अंजाम तो यह होना चाहिए ना कि सभी युवाओं को बिना आरक्षण के नौकरी मिल जाए। लेकिन अभी तक बांग्लादेश की जो केयर टेकर सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे युवाओं को रोजगार मिले। सवाल उठता है कि बांग्लादेश की सरकार रोजगार को लेकर कोई कदम उठाए भी तो कैसे उठाए? न सरकार की जेब में पैसा है और ना ही बैंकों की तिजोरियों में पैसा है। बांग्लादेश के बैंक कंगाल हो चुके हैं। ये सितंबर की खबर है। तब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो चुका था। उस वक्त बांग्लादेश के 9 बैंकों के सामने 18,000 करोड़ टका की लिक्विडिटी क्राइसिस थी, यानी बैंकों के पास उनके इस्तेमाल करने के लिए पैसे ही नहीं थे। यानी बांग्लादेश के बैंक डूबने की कगार पर पहुंच चुके थे। एक साथ इतने बैंकों में लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। सरकार ने बैंकों के लिए अपना खजाना खोल दिया। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने देश के 7 बैंकों को 585 करोड़ टका का फंड जारी किया और ऐलान किया कि अब बैंकों में कोई लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। अब आप ही सोचिए, कहां 18,000 करोड़ की कमी थी और दिए गए कितने? 585 करोड़। उस पर भी आम लोगों से कहा गया कि बैंकों में जमा अपना पैसा वो मत निकाले। हालांकि नवंबर के आखिर में जब हालात बिगड़ने लगे तो 4 बैंकों को 18,500 करोड़ टका का फंड दिया गया ताकि उनका कामकाज ठप ना हो जाए। अब ऐसे भला बैंकों का कामकाज चलता है? तो हुआ ये कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का ये दावा भी फुस हो गया। बैंकों में पैसे जमा करने पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए गए, लेकिन बैंकों के पास पैसे नहीं आए। अब देखिए, ये आज की ही खबर है। बांग्लादेश के जनता बैंक ने एंटरिम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक से 20,000 करोड़ टका के बेल आउट पैकेज को देने की फौरन गुहार लगाई है। लेकिन ऐसे ना तो बैंक चलते हैं और ना ही किसी देश की अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया बांग्लादेश की इस बुरी हालत पर नजर बनाए हुए। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज ने भी बांग्लादेश को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। ये संकेत हैं कि आगे क्या होने वाला है। मतलब कि अब बांग्लादेश को बाहर से भी पैसे हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है। चाइनीज न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की इस खबर को देखिए। यह खबर बता रही है कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने बांग्लादेश की बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग को कम कर दिया है, बल्कि इसे बहुत कमजोर भी बताया है। मूडीज का कहना है कि बांग्लादेश के बैंकिंग सेक्टर पर जबरदस्त रिस्क है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत कमजोर है और डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा है। इससे बैंकों की लोन देने और फायदा कमाने की क्षमता पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे पहले मूडीज ने बांग्लादेश की सॉवरेन रेटिंग भी घटा दी थी। मूडीज ने इसकी वजह बांग्लादेश में हुए पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट को वजह बताया था। मूडीज का कहना था कि बांग्लादेश में
जिस तरीके से तख्तापलट किया गया है वहां राजनीतिक जोखिम और डेवलपमेंट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की संभावना बहुत ज्यादा कम है। मूडीज की इस रेटिंग का मतलब है बांग्लादेश में सुस्त आर्थिक बढ़त, सरकार के पास नकदी संकट, बाहरी कमजोरी, बैंकिंग सेक्टर का रिस्क में होना, एनर्जी के पेमेंट्स में रिजर्व नकदी पर दबाव का बढ़ना और चुनाव की उम्मीद ना होने की वजह से पॉलिटिकल रिस्क की चेतावनी। बांग्लादेश पहले से ही नकदी संकट से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था डामाडोल स्थिति में है और उस पर ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी अलग से लठ बजा रही है। ऐसे में बांग्लादेश का बाजा बजना तो तय है ना। अब देखिए कि मूडीज की ताजा रेटिंग ने बांग्लादेश को B1 ग्रेड से B2 ग्रेड में डाल दिया है। अब किसी भी देश के बारे में इस तरह की रेटिंग आने का मतलब है सीधे सीधे उसके एक्सटर्नल डेट, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स और बिजनेस पर तगड़ी चोट। और बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मूडीज की रेटिंग घटाने से बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को जबरदस्त झटका लगा है। ग्लोबल बायर्स का बांग्लादेश पर से भरोसा उठ रहा है। ऐसी ही क्राइसिस का शिकार बांग्लादेश की बड़ी रेडीमेड कंपनी, गारमेंट जो कंपनी है बैक्सिमो भी हुई है। कंपनी को फंड समेत कई तरह की क्राइसिस झेलनी पड़ रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि कंपनी के 20 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो चुके। इधर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्रीज वेज क्राइसिस से पहले ही बेहाल थी। मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे बवाल की वजह से अब तक 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी कई फैक्ट्रीज लगातार बंद हो रही हैं। अब गारमेंट फैक्ट्रीज ताबड़तोड़ बंद होने की वजह से बायर्स के ऑर्डर नहीं पूरे हो पा रहे। जाहिर है इससे जो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश की जो गारमेंट फैक्ट्रीज को अपने ऑर्डर देते थे, अब वो दूसरे देशों में अपने विकल्प तलाश रहे हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। मतलब भारत को फायदा हो रहा है। इससे बांग्लादेश को दूसरा बड़ा नुकसान फॉरेन रिजर्व का भी हो रहा है। भाई विदेशी खरीदार अगर ऑर्डर देंगे और अगर नहीं देंगे तो डॉलर्स आएंगे और नहीं देंगे तो बांग्लादेश को डॉलर्स कैसे मिलेंगे। तो बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व भी लगातार खाली होता जा रहा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2024 के अंत तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे गिर गया था, जबकि नवंबर में तो इसने और गोता लगा लिया। देखिए बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के मुताबिक अक्टूबर में 19,830 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरेन रिजर्व था, जो नवंबर में घटकर 18,611.4 तक पहुंच गया। यह हाल बांग्लादेश का तब है जबकि उस पर 103 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का एक्सटर्नल डेट है और वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए IMF से लेकर चीन तक के आगे कटोरा लिए खड़ा है। असल में बांग्लादेश की सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश के बजाय केवल अपनी केयर करने में लगी हुई है। अगस्त से दिसंबर आ चुका है, अब तक ना तो कोई ऐसी पॉलिसी लागू की गई जिससे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट मिल सके, ना कोई पैकेज का ऐलान हुआ जिससे डूबती इंडस्ट्रीज को कुछ सहारा मिल सके। देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। चुनाव कब होंगे, स्थायी सरकार कब बनेगी और बनेगी तो क्या उससे पहले भी कोई बवाल होगा, ये सारी बातें इन्वेस्टर्स को बांग्लादेश से दूर खींच रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश कंगलादेश बनने के और ज्यादा करीब आ गया है। जो हाल पाकिस्तान का हुआ था कि वो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब से लेकर न जाने कौन कौन से देश तक से भीख मांगता रहता है, अब वैसी ही जो हालत है वो बांग्लादेश की भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और बांग्लादेश कंगलादेश बनेगा जरूर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बांग्लादेश के युवाओं तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखें, क्योंकि मैं कोई भी फैक्चुअली गलत बात नहीं करता। बांग्लादेश के युवा खुद इस वीडियो को देखें, इसके फैक्ट्स को रीचेक करें और फिर समझें, फिर एनालाइज करें कि क्या जो मैंने बातें कही हैं क्या वो उनके फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं है। ये फैसला बांग्लादेश के युवाओं को खुद करना है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी, उसकी हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,